हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज हम लोग इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिएगा, आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रिपीटेड होंगे, जो आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, और आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल नए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आप लोग क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। दूसरा कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशानुमुख होता है। तीसरा कह रहा है, दोनों बातें सत्य हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कौन सी बात है जो सही है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप लोगों को ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत आसान, आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहती है। दूसरा क्यों गलत है? चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय नहीं होता बल्कि एक दिशीय होता है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारण कारक सौर ऊर्जा ही माना जाता है, यह सौर ऊर्जा की मात्रा है। दूसरा कह रहा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दलदलीय क्षेत्र तथा एस्चुरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। तीसरा कह रहा है, स्वापोषी प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तीसरा कह रहा, प्राथमिक उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के पश्चात बचे हुए ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। और पांचवा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। निश्चित ही आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और यहाँ पे लिखी हुई जो बातें हैं ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बता दीजिए क्या है जो सत्य नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सारी बातें आप लोगों को क्लास में समझाया है। आपका कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारक कारक सौर ऊर्जा की मात्रा है। ऐसा नहीं है, इसके निर्धारण के लिए सिर्फ सूर्य की ऊर्जा ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ भूतापीय ऊर्जा भी है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता भी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ऊर्जा के रूप में सूर्य आपका सबसे बड़ा योगदान देता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, लेकिन सिर्फ सूर्य कहना ये सत्य नहीं है। दूसरा सही है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दलदली क्षेत्र और एस्चुरी की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं। और आपका तीसरा कह रहा है, स्वापोषी प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा जैव पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, सही है। तीसरा भी सही है कि प्राथमिक उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के पश्चात बचे हुए ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तो उम्मीद है बाकी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सत्य है? आपको इनको ध्यान से देखना है और बताना है क्या है जो सही है। पहला कह रहा है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा कह रहा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। और चौथा कह रहा है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आपको बताना है क्या है जो सही है।
सत्य कथन बताना है और ये सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। बच्चा लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को सबका उत्तर सही आए। तो फटाफट आप सभी का उत्तर आ जाए तो मैं आपको उत्तर बता दूं। तो याद रखिएगा क्या है जो सही है। आपका केवल और केवल पहला सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा गलत है, इसमें एक ही जाति नहीं होती, विभिन्न जातियां होती हैं। और ये भी नहीं है, संख्या थोड़ी बताता है कि कौन कितना खा रहा है, बल्कि एक श्रृंखला बताता है जो एक दूसरे के द्वारा पोषित होता है। देखिए अगला कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला कह रहा है, जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं। कह रहा है जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है, यानी कि प्रथम जीव से शुरू होता है और बढ़ता जाता है, तब इसे जैव संचय कहते हैं। दूसरा कह रहा है जैव संचय की प्रक्रिया में संतूषकों के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है। तीसरा कह रहा है आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जब प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ जाता है तो यह क्रिया जैव आवर्धन कहलाता है। और चौथा कह रहा है कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका क्या है जो सत्य हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। क्या है जो सही नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसमें से क्या सत्य नहीं है आपको वो बताना है। आप इसको एक बार और भी देख लीजिए और फिर उत्तर दीजिए कि क्या है जो सही नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है जो सही नहीं है, ये आप सभी को पता होगा कि क्या है जो सही नहीं है। आपका दूसरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जैव संचय की प्रक्रिया में संदूषकों की अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान नहीं होती है, बल्कि ये दर जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए आपका ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है कि जब किसी प्रदूषण का सांद्रण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक जीव से बढ़ता जाता है तो इसे जैव संचय कहते हैं। और दूसरा भी देखिए जैव आवर्धन कहते हैं, जैसे जैसे ये आगे पोषण के साथ बढ़ता जाता है तब इसको कहते हैं जैव आवर्धन। तो आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, बिकॉज ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। हालांकि आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान है और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है, आहार फसल है, मूसक है, सर्प है, बाज है। इस श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में संचित होगी। निश्चित ही सभी को पता है कि अगर किसी प्लांट पे आप किसी पीड़कनाशी का छिड़काव करते, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और आहार श्रृंखला आपका आहार फसल है, फिर उसको खाने के लिए चूहा है, चूहे को खाने के लिए सांप है, सांप को खाने के लिए बाज है, तो सबसे ज़्यादा जो पीड़कनाशी है वो किसके शरीर में पाया जाएगा, आपको ये बताना है। और ये आपके लिए काफ़ी आसान है। आहार फसल में, मूसक में, सर्प में, बाज में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जैव आवर्धन मतलब होता है जो प्रदूषक होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और ये पोषण स्तर के साथ बढ़ते चले जाते हैं और आखिरी पोषण स्तर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि बाज। बिल्कुल आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। सारे कथनों को ध्यान से देखिए और फिर बताइए कौन सा है जो सही है। पहला कह रहा है संख्या के पिरामिड सीधा प्रकार के होते हैं। क्या संख्या के पिरामिड सीधे होते हैं। दूसरा कह रहा है बड़े वृक्ष में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड देखने को मिलता है। दूसरे में आपका तीसरा कह रहा है जैव भार का पिरामिड तालाब में सीधा बनता है। और चौथा कह रहा है जैव भार का पिरामिड सागरों में उल्टा बनता है। और चौथा कह रहा है घास की संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। और
छठा कह रहा है कि कोई भी सत्य नहीं है, यानी कि सभी गलत हैं। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। और अब आपके लिए काफ़ी विचारणीय है। आपको अगर याद होगा वो सारी बातें जो मैंने पढ़ाई हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो गलती करेंगे। मैंने संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड, सब पिरामिड पढ़ाया हुआ है। तो क्या सही है? अगर आपको सही बताना है तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि जो जैव भार का पिरामिड है, ये सागरों में उल्टा बनता है। यहाँ पे कह रहा तालाब में सीधा बनता नहीं, तालाब में भी उल्टा बनता है। वृक्ष का पिरामिड सीधा नहीं बनता बल्कि उल्टा बनता है। संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है, इसलिए पहला भी गलत हो गया, क्योंकि कह रहा सीधा बनता, सीधा और उल्टा दोनों बनता है, इसलिए गलत। वृक्ष का पिरामिड जो है संख्या का उल्टा बनता है। जय भार का पिरामिड तालाब में उल्टा बनता है। जय भार का पिरामिड महासागरों में और तालाब में क्या बनता है? उल्टा बनता है। इसलिए आपका केवल और केवल चौथा सही है। पांचवा भी गलत है कि घास की संख्या का पिरामिड उल्टा नहीं बल्कि सीधा बनता है। इसलिए आपका केवल और केवल जो सही था वो था आपका सागर का पिरामिड। अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है। पारितंत्र की जो उत्पादकता है, घटते हुए कौन सा क्रम है जो सही है, आपको ये बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है महासागर, झील, घास स्थल और मैग्रोव। दूसरा है मैग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। तीसरा है मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। चौथा है महासागर, मैग्रोव, झील, घास स्थल। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न आईएएस में आया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए आप लोगों के लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान है। उत्पादकता बताना है, ओवरऑल उत्पादन नहीं बताना है। उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका सबसे ज़्यादा होगा, उस आधार पे आपको क्रम बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरऑल उत्पादन तो महासागरों का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ उत्पादकता पूछ रहा है यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? मैग्रोव होगा, फिर आपका घास स्थल होगा, फिर झील होगा और फिर महासागर होगा। क्योंकि महासागर हर जगह उत्पादन नहीं देता है, भले ही बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे कम है। ओवरऑल उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? आपका केवल और केवल तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, हालांकि ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए आसानी से उत्तर दे देंगे। कह रहा है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, जिसको अपवेलिंग कहते हैं, क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाता है। अपवेलिंग या जिसको उत्प्रवाह कहते हैं, इसके द्वारा समुद्र में किस चीज़ की मात्रा बढ़ती है, मतलब उत्पादकता कैसे बढ़ती है जहाँ अपवेलिंग या उत्प्रवाह होता है, आपको ये बताना है। पहला है जीवों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा है अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर और चौथा उपरोक्त सभी को सतह पर लाकर। बताएंगे सागरों में उत्पादकता बढ़ने का अपवेलिंग या जिसको हम कहते हैं उत्प्रवाह, इसका क्या संबंध है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से उत्पादकता बढ़ाता है सागरों की। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो आपके समुद्र में नीचे पोषक पदार्थ होते हैं उनको सतह पे लाता है, और ये पोषक पदार्थ ज़्यादातर जहाँ पे ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहीं पर ऊपर लाई जाती हैं अपवेलिंग क्रिया के द्वारा। जहाँ पे ऊपर की सतह की जब पानी को हवा वहाँ से हटा देती है तो नीचे का जो पानी है ये ऊपर सतह पे आ जाता है, और जिससे नीचे की पोषकता ऊपर आ जाती है और यहाँ पे पादप प्लवक का विकास हो जाता है। इस तरह से आपका पोषक तत्वों को सतह पर लाकर। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, आईएएस में आया हुआ है और पीसीएस में भी आया हुआ है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये। ऑप्शन फर्स्ट में है निम्नीकरण, प्रवास और अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। दूसरे में दे रहा है प्रवास, नग्नीकरण या निम्नीकरण, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण।
तीसरे में कह रहा है अस्थापन, प्रवास, निम्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। चौथे में कह रहा है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, निम्नीकरण, प्रवास और अस्थापन। आपको बताना इसमें से कौन सा क्रम है जो जैविक अनुक्रमण को प्रस्थापन करते हुए सही क्रम में लगाया गया है। मैंने आप लोग को बताया था अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक जो होता है ये लंबे समय तक होता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। द्वितीयक उससे कम समय में होता है और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो बताएंगे आपके हिसाब से कौन सा क्रम है जो सही हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था पहले निम्नीकरण होगा, फिर वहाँ पे प्रवास होगा, लोग आएंगे, पेड़ पौधे बीज आएंगे, फिर स्थापन करेंगे, फिर आपस में प्रतिक्रिया करेंगे और प्रतिक्रिया के बाद यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी था, प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया और फिर आपका स्थिरीकरण। तो लास्ट में आपका स्थिरीकरण आएगा, याद रखिएगा। अस्थापन, प्रतिक्रिया जो है और उसके बाद आपका अस्थायीकरण यानी कि स्थिरीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अनुक्रमण का प्रारंभ। अच्छा, लाइकेन है यहाँ पे, लेकिन नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, आज के लिए सबसे आसान। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है, जो वायु प्रदूषण को दर्शाता है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। यानी कि जो लाइकेन है ये नग्न चट्टानों पर भी प्राथमिक अनुक्रमण शुरू कर सकता है, यानी कि जीवन को प्रारंभ कर सकता है, लेकिन ये वायु प्रदूषण का सूचक है और ये किसके साथ इसके संबंध को बताता है, आपको ये बताना है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक और मांस। तो निश्चित ही आप सभी को पता है इसमें जो सहजीविता में होते हैं वो होते हैं शैवाल और कवक। शैवाल कवक को भोजन देता है और कवक शैवाल को आवास देता है, सुरक्षा देता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए ये भी काफ़ी आसान है। आज मैंने कुछ आसान क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ आसान और कुछ डिफ़िकल्ट है। पहला है क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है, यानी कि उल्टा बनता है। पहला कह रहा है तालाब, दूसरा कह रहा है घास स्थल, तीसरा कह रहा है वन और चौथा कह रहा है कि शुष्क स्थल। फटाफट उत्तर दीजिएगा। जय भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है। और आप लोग अभी अभी ये पढ़े हैं तो अब तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना चाहिए, आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल सही बताना चाहिए। तो बच्चा लोग निश्चित ही क्या हो जाएगा, तालाब। तालाब का जो जय भार का पिरामिड होता है ये उल्टा बनता है और ये आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जिसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला में या कहिए फूड चेन में मानव क्या है। कह रहा है कि एक निर्माता है, फिर कह रहा है केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर कह रहा है केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। और ये काफ़ी आसान है आप सभी के लिए, निश्चित ही इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव क्या है, तो मानव आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। अगर शाकाहारी है तो प्राथमिक उपभोक्ता, अगर मांसाहारी है तो द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। इसमें से कौन है जिसकी औसत शुद्ध उत्पादकता सबसे कम हो सकती है। काफ़ी आसान है, हालांकि एग्ज़ाम में आया हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो बताएंगे किसकी शुद्ध उत्पादकता सबसे कम होगी। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान है, कम से कम मेरे बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है जिन्होंने भी क्लास किया है। पहला कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय वन, दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा कह रहा है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश और चौथा कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास। अब बताएंगे, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि क्या है जिसका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास प्रदेश है इसका जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन है या उत्पादकता है ये सबसे कम होता है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है ये क्या है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है और इसमें आप लोगों को कभी भी समस्या हो ही नहीं सकता। सभी को पता है कि क्या है, सौर ऊर्जा। प्राथमिक जो ऊर्जा का माध्यम है वो सौर ऊर्जा है। ये डायरेक्ट भी का अपना ऊर्जा देते हैं हमें और इनडायरेक्ट वे में भी देते हैं। अब आज का अगला शानदार प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। पहला कह रहा है, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। दूसरा कह रहा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। तीसरा कह रहा है, वह समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना आवास संस्थान बनाते हैं अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं। चौथा कह रहा है, अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। यहाँ पे ये असत्य होगा, असत्य कथन बताना है। याद रखिएगा जो गलत है आपको वो बताना है। और पांचवा कह रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपका गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। आपको गलत बताना है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। असत्य बताना है, सत्य नहीं बल्कि असत्य बताना है। क्या है जो सही नहीं है। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको क्लास में ना पढ़ाया गया हो। अगर आप लोग भूल गए हैं तो रिवीजन करते रहिएगा। आपका जो असत्य है वो क्या है? पहला असत्य है, क्योंकि संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों बनता है। बायोमास का पिरामिड तो उल्टा और सीधा ये भी बनेगा, और आपका ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और ये दोनों उल्टा सीधा दोनों बनते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और ये बात लिंडमान महोदय ने बताई थी। दूसरा भी सही है, वह समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना आवास संस्थान या आवास स्थापन बनाते हैं अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं। और चौथा भी सही है कि अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष समुदाय कहलाता है, यानी कि वो सबसे लास्ट समुदाय है जो चरमोत्कर्ष पे होता है, जिसकी लंबाई, जिसका जो शरीर है वो काफ़ी हैवी, मजबूत और टिकाऊ होता है। तो जो कि लास्ट में जंगल और वन के रूप में आते हैं। पढ़ाई हूँ मैं आप लोगों को। तो आपका पहला सही नहीं है, बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको असत्य ही बताना है। देखिए आपके सामने है ऑप्शंस 5, और आपको असत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है, पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखला हो सकती हैं तथा आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। दूसरा कह रहा है, वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। तीसरा कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। और आपका चौथा कह रहा है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों के जीव भार के रूप में संचित रहता है, जो कि शाकाहारी एवं अपघटक के लिए भोजन के काम आता है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। चलिए बताएंगे क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। बताएंगे फटाफट क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे क्या है जो सत्य नहीं है। तो आपका जो सत्य नहीं है वो आपका तीसरा सत्य नहीं है, जो कि पदार्थों के पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव आवर्धन तो पोषण स्तर के साथ मात्रा विषाक्तता की बढ़ती है, तब ये जैव आवर्धन कहता है। ये भू जैव रासायनिक चक्र है।
पहला बिल्कुल सही है कि पारितंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखला हो सकती हैं तथा आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। दूसरा भी सही है, वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैवभार में परिवर्तित कर दूसरे उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, प्राथमिक दक्षता कहलाता है। और चौथा भी सही है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जीवभार के रूप में संचित रहता है जो कि शाकाहारियों एवं अपघटकों के लिए भोजन के काम आता है। तो क्या सही नहीं है, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये समस्या क्रिएट करेगा। अभी भूलना अच्छा लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में चीज़ें गलत होंगी तब उस वक्त बहुत तकलीफ होता है। तो चलिए बच्चा लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव ऑक्सीजन मांग जिसको बीओडी कहते हैं किसके लिए एक मानक मापदंड है। बीओडी के बारे में कह रहा है किसके लिए एक मानक मापदंड है। पहला कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, क्या बीओडी का संबंध इससे है। दूसरा कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। दूसरा कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमाप के लिए। और चौथा कह रहा है उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। आपको बताना है बीओडी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, और ये भी आपका पढ़ा हुआ है। बीओडी मतलब जैव ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहते हैं। आपको बताना है इसके बारे में कौन सी बात है जो कि आपकी सही है। तो आप सभी को पता है कि जब जलीय क्षेत्र में प्रदूषणों की मात्रा बढ़ती है वहाँ पे एल्गिल ब्लूम होता है, बहुत ज़्यादा शैवाल बढ़ जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि जलीय क्षेत्र में क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। कौन सा है जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है PAN जिसको पैन कहते हैं। दूसरा कह रहा है स्मॉग। तीसरा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। और आपका चौथा कह रहा है ओजोन। इसमें कौन सा है जो आपका द्वितीय प्रदूषक नहीं है, वो प्राथमिक हो सकता है। आपको बताना है वो कौन सा है। पहले ही आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, प्राथमिक प्रदूषक क्या है, द्वितीय प्रदूषक क्या है, प्राथमिक में क्या आते हैं, द्वितीयक में क्या आते हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल या इस तरह का जब रूप ले लेता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद, तब इसका रूप जो है वो द्वितीयक में बदलेगा। ये प्राथमिक में है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब प्राथमिक। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपकी करवा चुकी हूँ, रिपीटेड है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है। सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक पाया जाता है। पहला कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन। दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। तीसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। चौथा कह रहा है डाइऑक्सीसिन तथा बेंजीन। आप लोगों को बताना है कि आपका जो सिगरेट है, धुआं जो निकलता है सिगरेट से, उससे कौन सी गैसें निकलती हैं जो एक तरीके से प्रदूषणकारी या हानिकारक गैसें हैं। आप सोच सकते हैं अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहा है तो अपने साथ साथ वो दूसरों की ज़िंदगी को भी मुसीबत में डाल रहा है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये निकालता है। निकोटीन मत सोचिएगा, निकोटीन तंबाकू से निकलता है जो हाँ मतलब जो है सिगरेट के रूप में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता। इसमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करता, आपको वो बताना है। और ये भी काफ़ी आसान है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, किसका कितना योगदान है, एवरीथिंग आपका बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। पहला है आपका मीथेन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है ओजोन। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। और आप सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा करता है। इसके बाद आपका जो आता है वो आपका मीथेन दूसरे नंबर पे आ जाता है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है और आप लोगों को इसमें दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपका जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करता है बल्कि एक प्रदूषणकारी गैस है। तो क्या हो गया है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करता है।
बल्कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड करता है, फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, आपका जल वाष्प है, आपका मीथेन है, कार्बन है, ये सब क्या है आपके हैं। लेकिन आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है तो गलत नहीं करेंगे। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें आपका पारा और नाइट्रेट मिला है तो कौन सी बीमारी हो सकती है आपको ये बताना है। पहला कह रहा मिनी माता रोग तथा ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तीसरा कह रहा है मिनी माता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। चौथा कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस तथा मिनी माता रोग। तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को जल जनित रोगों के बारे में और आप लोगों को इस बिल्कुल याद होगा कि पारे से मिनी माता और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपका बिल्कुल सही है और आप सभी ने अच्छा प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा है जो सही है। आपको सत्य बताना है। पहला कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन होता है। दूसरा कह रहा है धरातलीय ओजोन के बनने में सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा कह रहा है धरातलीय ओजोन मानव के लिए नुकसानदेह नहीं है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। क्या है जो सत्य है आपको वही बताना है और आपके लिए ये प्रश्न आसान है और आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो निश्चित ही आपका कौन सा सही, केवल और केवल पहला सही है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही ये बनता है और ये बहुत ही नुकसानदेह है। धरातलीय ओजोन हमारे लिए नुकसानदेह है। समतापमंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन अगर वो क्षोभ मंडल के निचले लेयर में पाया जा रहा है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, इसमें भी आपको सत्य कथन बताना है कौन सा है जो सही है, फटाफट उत्तर देना है। पहला है निलंबित कणकीय पदार्थ जिसको एसपीएम कहते हैं में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले जो है निम्न वाष्प दाब वाले कण आते हैं जिसका आकार 0.01 मिलीमीटर से 100 माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा कह रहा है एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसान भी है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का है और आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगा आप लोगों को। निश्चित ही दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। आपका ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कितने माइक्रोमीटर का होता है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ये बाधित करता है, पत्तियों के ऊपर जा कर के जम जाता है। तो आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। कथन आपको सत्य बताने हैं। पहला कह रहा है आयल जैपल बैक्टीरिया तेल के उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। दूसरा कह रहा है स्कीमर तेल अधिप्लाव को नियंत्रित करने का एक यांत्रिक विधि है। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग को याद होगा। अगर आप डेली क्लास में रहते हैं तो बहुत आसानी से उत्तर बता लेंगे। तो बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या सही है। तो निश्चित ही आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आयल जैपर बैक्टीरिया जो है ये हाइड्रोकार्बन को खा लेता है और कार्बन को जो है बाकी उसे कार्बन में क्या कर देता है, बदल देता है। स्कीमर तेल अधिप्लाव को नियंत्रित करने का एक यांत्रिक विधि है, आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगले में आपको गलत बताना है। देखिए असत्य है जो वो बताना है, जो सत्य नहीं है आपको बताना है। पहला कह रहा है जल का तापमान बढ़ने से पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कह रहा है दाब और लवणता का डिजॉल्व ऑक्सीजन पर कोई संबंध नहीं है या इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि सही हो, यानी कि सभी गलत है। अच्छा कौन सा है जो गलत है। तो कह रहा है तीसरा कह रहा है कि दोनों बातें गलत हैं, यानी कि दोनों अच्छा यहाँ पे कौन सा है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे कोई सत्य नहीं है और यहाँ पे कह रहा है दोनों सत्य हैं।
यानी कि आपका कोई भी सत्य नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो यानी कि दोनों गलत हो जाएगा, और दूसरा करेंगे दोनों सत्य है तो दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो कौन सा है जो कि आपका सही है, तो केवल और केवल आपका पहला सही है, दूसरा जो है ये सत्य नहीं है। और सत्य नहीं बताना था तो दूसरा सही नहीं है। दाब और लवणता का डिजॉल्व ऑक्सीजन पर प्रभाव पड़ता है, संबंध होता है, कह रहा नहीं है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। पहला तो बिल्कुल ही सही है, जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसका ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता समाप्त होगी या कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें भी आपको बताना है कौन सा है जो सही है। कौन सा है जो सही है आपको बताना है। पहला कह रहा है आपका, एक मिनट, हाँ आप बताइएगा। ओहो, ये बार बार क्यों चले जा रहे हैं नीचे। चलिए कोई बात नहीं है, बताएंगे क्या है जो सही है। सही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है एस्बेस्टस धूल, क्या ये फेफड़े को प्रभावित करेगा। दूसरा कह रहा है सीसा, क्या ये मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। तीसरा कह रहा है पारा, क्या ये उदर को प्रभावित करेगा। चौथा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये रक्त धारा को प्रभावित करेगा। और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। कौन सा सही है आपको ये बताना है, और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा पुराना ट्रिक, एक से ज़्यादा सही तो सब सही, यानी कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पारा से पेट संबंधी बीमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के साथ ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा तेजी से क्रिया करके ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है। और सीसा मस्तिष्क को, एस्बेस्टस धूल है तो निश्चित ही सांस के द्वारा फेफड़े में जाएगा। तो आपकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं। अब बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा है जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और इसमें से सही नहीं है का मतलब है कि पानी, जैसे हमारे यहाँ देश में पीने के पानी के जल में कुछ प्रदूषण पाए जाते हैं, तो इसमें से कह रहा कौन सा प्रदूषण पानी, जो पीने वाला पानी है, पीने के पानी में नहीं पाया जाएगा। पीने के पानी में नहीं पाया जाएगा। वो कौन सा प्रदूषक है जो पीने के पानी में नहीं पाया जाएगा। पहला कह रहा आर्सेनिक, दूसरा कह रहा फ्लोराइड, तीसरा कह रहा फॉर्मल्डिहाइड, चौथा कह रहा यूरेनियम, और पांचवा कह रहा सभी। कौन सा पदार्थ है जो पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में नहीं पाया जाएगा, आपको उसका नाम बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। हालांकि गलत नहीं करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे पानी के प्रदूषण से जो नहीं जुड़ा है वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये आपके वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। बाकी आर्सेनिक मैंने पढ़ाया ही है, फ्लोराइड भी पढ़ाया है, यूरेनियम भी आपके पानी के प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड आपका वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। कह रहा है तेल अधिप्लाव सागर जीवों के गिल्स एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा कह रहा है समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही है, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। काफ़ी आसान है और कॉमन सेंस का है, आप लोगों को बिल्कुल बताने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कौन सा है जो आपका सत्य है, तो ये तो आपके लिए काफ़ी आसान है। केवल और केवल आपका पहला सही है, दूसरा बिल्कुल ही गलत है। अपघटन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, मीथेन निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आपके लिए बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है। पहला है पैन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है ओजोन। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन के साथ मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से घुलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता ब्लड के द्वारा, और इसीलिए इसको दम घोटू गैस कहते हैं। अगर इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किस पर विचार नहीं किया जाता।
यानी कि जब हमारे यहाँ शहरों के वायु में गुणवत्ता को जब जांच किया जाता है तो उस दरमियान कौन से गैस को हम उसमें नहीं लेते हैं, यानी कि उसको हम प्रदूषणकारी गैस नहीं मानते हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। इसमें से कौन सा है जो वायु का प्रदूषणकारी गैस नहीं है, आपको उसका नाम बताना है। कौन सा है जो एयर गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं होने वाला गैस है, और ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो क्या है जो आपके यहाँ वायु प्रदूषण के रूप में नहीं माना जाता है, आपको उसका नाम बताना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है कि मीथेन आपका कैसा है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस है, इसको नहीं शामिल करते हैं। ये प्रदूषणकारी वाले में हवा में नहीं मापा जाता, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा उत्सर्जन उष्मा शक्ति संयंत्र में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। यानी कि अगर हम किसी संयंत्र में उष्मा का उत्सर्जन करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ से टेम्परेचर प्राप्त करना चाहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, और हम कोयले को जलाते हैं, तो इसमें से कौन सा चीज़ है जो निकलेगा। पहला कह रहा है कि अच्छा, इसमें से कौन सा है जो निकलेगा, ये आपको हटा दे रही हूँ मैं। आप बताइए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेगा, तीसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड निकलेंगे, चौथा कह रहा मतलब नेक्स्ट कह रहा है कि सभी निकलेंगे। बताइए, अगर आप कोयले का दहन करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो निकलेंगी। तो ये काफ़ी आसान है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। निश्चित ही उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार है और आप सभी को पढ़ा हुआ है। ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि सत्य है। सत्य कथन बताना है आपको। कह रहा है, बेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अपशिष्ट के दो देशों के बीच स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है। दूसरा कह रहा है, भारत में महाराष्ट्र सबसे अधिक ई वेस्ट का उत्पादन करता है। और तीसरा कह रहा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मुख्य स्रोत सरकारी एवं निजी उद्योग क्षेत्र हैं, जिनका सम्मिलित योगदान कुल अपशिष्ट उत्पादन में 70% है। चौथा कह रहा है, विकिरण के प्रभाव से उत्परिवर्तन दर उच्च हो जाती है, और उच्च वर्गीय प्राणियों निम्न वर्गीय प्राणियों की अपेक्षा इन विकिरणों से अधिक प्रभावित होते हैं। और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी बातें सही हैं। आपको बताना कौन सा कथन है जो सत्य है। और आपके लिए ये बढ़िया ट्रिक है कि एक से अधिक सही होंगे तो सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल सही है। बेसल कन्वेंशन आप सभी को पता है, अपशिष्टों के स्थानांतरण को रोकता है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट निकलता है, और सबसे ज़्यादा ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये सरकारी और निजी उद्योग क्षेत्रों से निकलता है, और विकिरण के प्रभाव से उत्परिवर्तन दर उच्च हो जाती है, और उच्च वर्गीय प्राणी निम्न वर्गीय प्राणी की अपेक्षा इन विकिरणों से अधिक प्रभावित होते हैं। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग, और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे होगा पुराने 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 एवं प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों होगा, पूर्वजों नहीं है, पुर्जों के असंगत निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त नहीं होता है। आपको बताना है, अगर आप पुराने कंप्यूटर की और उनके पुर्जों को असंगत तरीके से उनका निपटारा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण में नहीं आएगा। पहला कह रहा है बेरिलियम, दूसरा कह रहा है कैडमियम, तीसरा कह रहा है क्रोमियम, चौथा कह रहा है एक्लोर, और आपका पांचवा कह रहा है पारद, और छठा कह रहा है सीसा, और सातवां कह रहा है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रदूषण है जो आपके पुराने कंप्यूटरों के पार्ट्स और इन सब के अगर आप सही तरीके से निपटान नहीं कर रहे हैं तो वो आएगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ई वेस्ट पर्यावरण में निर्मुक्त नहीं होगा। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निर्मुक्त हो सकती हैं। तो आपका क्या नहीं होगा, हेप्टा क्लोर, हेप्टा जो क्लोर है ये नहीं होगा,
हेप्टाक्लोर नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। बेरिलियम भी है, कैडमियम भी है, क्रोमियम भी है, पारद भी है, सीसा भी है, ये सभी निकलेंगे, लेकिन हेप्टाक्लोर जो है ये नहीं निकलता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचार तकनीक कौन से लाभ नहीं है। अगर आप प्रदूषण का निपटान करना चाहते हैं और उसके लिए जैव उपचार तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे कौन सा काम नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा लाभ है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। पहला कह रहा है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही एक संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा कह रहा है, कैडमियम और लेड जैसे भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचार द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है, जैव उपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी, आपको बताना है कौन सा आपके लिए उपयोगी नहीं है। जैव उपचार के सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के द्वारा अगर आप जैव उपचार करना चाहते हैं तो कौन सा है जो आप नहीं कर सकते हैं काम, आपको ये बताना है। और ये आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। निश्चित ही पहला बिल्कुल सही है, यह एक प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकारक प्रक्रिया का एक संवर्धित रूप है। और ये क्या है, एक स्वच्छ तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसे भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को नहीं, इसको हमारे सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ पाते, यही नहीं होगा। बाकी सही है कि जैव उपचार के लिए जो सूक्ष्म जीव बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत बनेंगे। दूसरा और केवल दूसरा सही नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है। कौन है जो आपके रक्त धमनियों के संचार को अवरुद्ध करके मृत्यु लेकर के आता है। और ये क्वेश्चन आपको अब रट जाएगा बिल्कुल ही। अंत भला तो सब भला, आप सभी को पता है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। और ये काफ़ी क्वेश्चन बनाने में समय लग गया और बोलते बोलते भी बड़ी थकान फील हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और आप लोगों का रिवीजन करवाते रहेंगे। आप लोग भी खुद से भी पढ़ते रहिए, वीडियोस वगैरह देखते रहिए और बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जितना आपकी इच्छा शक्ति, आपका शरीर, आपका दिमाग आपका साथ दे उतना मेहनत कीजिए, बहुत पढ़िए, ताकि समय से आप लोग कुछ अच्छा कर लीजिए और लाइफ में अपने सक्सेस होइए, प्रसन्न रहिए और बेहतर मुकाम हासिल कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।